Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम मैटलैब में किसी भी सिस्टम का पोल ज़ीरो प्लॉट कैसे बनाते हैं। तो अगर आपके पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है तो आप उसका पोल ज़ीरो प्लॉट बना सकते हैं। पोल ज़ीरो प्लॉट में पोल्स एंड ज़ीरोस को सेपरेटली देख भी सकते हैं। तो आइए अब हम मैटलैब में चलते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से फंक्शंस हैं जो कि मैटलैब में यूज़ होते हैं पोल ज़ीरो प्लॉट के लिए। तो सबसे पहले एक फंक्शन है पीजी मैप के नाम से। तो पीजी मैप को आपने जस्ट ट्रांसफर फंक्शन पास करना होता है और ये आपको पोल ज़ीरो मैप या प्लॉट दिखा देगा। ये डिस्क्रीट ट्रांसफर फंक्शंस के लिए भी है और कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम्स के लिए भी ये एग्जीक्यूट करेगा, ये रन करेगा। दूसरा फंक्शन है जी प्लेन के नाम से। जी प्लेन भी आपको पोल ज़ीरो प्लॉट बना के देगा, लेकिन इसके लिए इसको आपने इस फंक्शन को आपने ट्रांसफर फंक्शन नहीं देना, बल्कि ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट्स आपने देने हैं। ठीक है, पहले आपने न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट्स देने हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट्स। ये जो दूसरा फंक्शन है जेड प्लेन के नाम से, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सिस्टम्स के लिए वर्क करेगा, डिस्क्रीट सिस्टम्स के लिए। और तीसरा फंक्शन है पीजी प्लॉट। पीजी प्लॉट एक्चुअली एक्सटेंशन है पीजी मैप की। अ, इसमें आप जो ग्राफ जो प्लॉट आपके सामने आएगा उसको मज़ीद कस्टमाइज़्ड भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? 1-2 एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने अभी रन करूँगा। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मैंने एक सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी डिफ़ाइन कर दी है। अब मैं साथ-साथ अपने सिस्टम जो है ना, वो यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यहाँ पे राइट साइड पे कि मैंने 3 फंक्शंस यहाँ पे लिए हुए हैं। एक पहला फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है एस प्लेन में। दूसरा फंक्शन मैंने डिस्क्रीट फंक्शंस लिया हुआ है जो कि जी प्लेन में, और तीसरा भी मैंने डिस्क्रीट फंक्शन लिया हुआ है जी में। ठीक है? तो सबसे पहले हम पहला फंक्शन यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। मैं पहले फंक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखता हूँ। न्यूमरेटर में अगर आप देखें कि h1 में न्यूमरेटर क्या है 5s प्लस 1। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं और विद द डिक्रीजिंग पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है s है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा 5 और उसके बाद जो s पावर 0 आएगा, क्योंकि s पावर 1 के साथ क्या है 5, s पावर 0 के साथ 1 है, तो यहाँ पे 5 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसका डिनोमिनेटर भी ऐसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर 1, क्योंकि सिस्टम 1 है, मैं वैसे यहाँ पर अपने वेरिएबल अपने लिहाज से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग पावर के साथ आपने जो कोफिशिएंट है वो लिखते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है एस स्क्वायर, इसके साथ 1 है, उससे कम एस उसके साथ 15 है, उससे कम एस पावर 0 उसके साथ 100 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 15 एंड 100, राइट। तो अब ये क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस पहले फंक्शन के बन चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन बनाने लगा। ट्रांसफर फंक्शन के लिए जो मैटलैब का जो फंक्शन है, जो बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज होता है, वो है टीएफ। टीएफ को जस्ट चाहिए होता है नम और डिनम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो कि हमारे इस केस में नम 1 और डन 1 है। तो ये डिफॉल्ट पे आपको एक कंटिन्यूअस ट्रांसफर फंक्शन बना के दे देता है। चलिए ऐसा करते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं कि h1 हमने हमें क्या दिया है। यहाँ पे h1 लिखता हूँ मैं। देखिए 5s प्लस 1 आ रहा है, यहाँ भी 5s प्लस 1 था और साथ s स्क्वायर प्लस 15s प्लस 100, बिल्कुल वही बन गया। और साथ ही लिखा हुआ है कि इट्स अ कंटिन्यूअस टाइम ट्रांसफर फंक्शन। तो ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरी बारी है डिस्क्रीट फंक्शन की ना, उसके लिए भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जैसे हमने जो पहले फंक्शन के लिए बनाए हैं। तो यहाँ भी डिक्रीजिंग पावर में जाते हैं। सबसे पहले जो पावर यहाँ पे आ रही है आपको नजर आ रही है z पावर 0 होगी, फिर -1, फिर -2। तो सबसे पहले z पावर 0 में 1.5 है, उसके बाद 2 है और उसके बाद 3 है। ये तो हो गया जी हमारे पास न्यूमरेटर सिस्टम 2 के, h2 के। और डिनोमिनेटर ऑफ 2 अगर हम देखें तो वो क्या बनता है वो देख लेते हैं। डिनोमिनेटर 2 के लिए हमें सबसे पहले z पावर 0 के साथ है 2, उसके बाद -1.5, उसके बाद 0.5 और उसके बाद 0.6। ये हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स आ गए फॉर h2। अब h2 बनाते हैं यूजिंग द सेम tf फंक्शन, और यहाँ पे जाके num2 और din2 ये मैंने लिख लिया। हाँ, एक और बात ये कि जो tf का फंक्शन है ये डिफॉल्ट में आपको कंटीन्यूअस ट्रांसफर फंक्शन बना के देगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपको डिस्क्रीट ट्रांसफर फंक्शन दे तो आपने यहाँ पे सैम्पलिंग टाइम भी मेंशन करना है तीसरे नंबर पे। अगर आप सैम्पलिंग टाइम मेंशन करेंगे तब ही ये आपको आपका जो सिस्टम फंक्शन है उसको डिस्क्रीट कंसीडर करेगा।
और दूसरी बात ये है कि जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ सारों को, यहाँ पे H2 को जब मैं देखूंगा तो ये मुझे Z की फॉर्म में दे रहा है, राइट। दूसरी बात ये है कि इसने बता दिया कि डिस्क्रीट ट्रांसफर फंक्शन है, क्योंकि मैंने साथ यहाँ पे TS यानी कि सैम्पलिंग टाइम मेंशन कर दी। अगर आप ये चाहते हैं कि लेकिन आपका जो फंक्शन था वो तो Z इनवर्स की फॉर्म में था, तो आप यहाँ पे जाके अपना वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबल आपका Z इनवर्स की फॉर्म में हो जाए। आप ये लिखेंगे, वेरिएबल का वर्ड लिखेंगे यहाँ पे कीवर्ड, और साथ यहाँ पे बता देंगे कि Z इनवर्स की फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि H2 हमारा क्या बना है। H2 हमारा बिल्कुल वही बना है, 1.5 प्लस 2Z माइनस 1 प्लस 3Z माइनस 2, बिल्कुल वही है। और इसी तरीके से जो दूसरा है 2 माइनस 1.5Z इनवर्स और 0.5Z माइनस 2 और इसी तरह 0.6Z माइनस 3, बिल्कुल यही आ गया। हमारा जो H2 है वो भी ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जाके num3 बनाते हैं। तीसरा फंक्शन जो है हमारा वो H3, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर डिक्रीजिंग पावर में जाएं तो num3 के अंदर क्या क्या आना चाहिए ये देखते हैं हम। num3 में जब सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, और हमने कहाँ तक जाना होता है, हाईएस्ट पावर से लेके 0 पावर तक। ठीक है, तो 0 पावर तक जाते जाते जो है ना आपको z की पावर 2 के साथ 1 है, z की पावर 1 इसके बाद आनी थी, उसके साथ कुछ भी नहीं है, इट्स 0, और इसी तरह z की पावर 0 के साथ भी 0 है, तो यहाँ पे 1 0 0 आ गया। सिमिलरली den 3 जो डिनोमिनेटर ऑफ सिस्टम H3 के लिए मैं यहाँ पे 2 माइनस 3 और साथ 1 लिखा, तो ये इसका फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन भी हम बना देते हैं, TF और यहाँ पे num3 den 3 और साथ TS आपको देना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ डिस्क्रीट ट्रांसफर फंक्शन। और अगर आप यहाँ पे वेरिएबल बताना चाहते हैं तो बता दें, मैं वेरिएबल यहाँ पे बता रहा हूँ कि इट्स Z, राइट। तो ये Z को समझ के हमें ट्रांसफर फंक्शन बना देगा। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो जस्ट TS के इंक्लूजन की वजह से ये भी आपको डिस्क्रीट ट्रांसफर फंक्शन दिखा सकता है। तो इट्स Z स्क्वायर 2Z स्क्वायर माइनस 3Z प्लस 1, बिल्कुल यही बन गया। तो ये था ट्रांसफर फंक्शन बनाने का तरीका। इस पे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, चैनल में पड़ी हुई है। अगर आप मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम आज की वीडियो में हमने जो करना है वो है कि हम पोल ज़ीरो मैप या पोल ज़ीरो प्लॉट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला पहला फंक्शन जो मैंने आपको बताया था वो था पीजी मैप, जिसको चाहिए होता है ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन हम बना चुके हैं H1, H2 और H3 के। तो मैं यहाँ पे पीजी मैप लिखता हूँ। पीजी मैप के अंदर मैंने देना है H1। H1 क्या था, हमारा जो कंटिन्यूस ट्रांसफर फंक्शन था वो था। तो पीजी मैप H1 आ गया। साथ हम ऐसे करते हैं कि x इज इक्वल की कमांड दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और साथ s ग्रिड इज फॉर जब आपका पीजी मैप में आपने ग्रिड्स लगाने हो और वो पीजी मैप बिलोंग करता है कंटिन्यूस सिस्टम से, तो आपने एस ग्रिड यूज करना है। अगर वो डिस्क्रीट के लिए से बिलोंग करता है तो वहां पे आप जी ग्रिड यूज कर सकते हैं। तो चलें इसे रन करते हैं, देखते हैं कि H1 का पीजी मैप क्या आता है। तो ये आ गया H1 का पीजी मैप। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। ये 0 है, आप देख रहे हैं -2 पर इसका 0 पड़ा हुआ है। साथ साथ इसकी डैम्पिंग भी आपको पता चल रही है, हाईलाइट हो रही है, ओवरशूट भी नजर आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे क्या है वो 0.2 वो भी नजर आ रही है। सिमिलरली ये पोल है, पोल -7.5 प्लस 6.61 पे पड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सिमिलरली ये एक और पोल भी पड़ा हुआ है जो कि -7.5 -6.61 आई पे है। तो ये कॉन्जुगेट पेयर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये था पहला सिस्टम जो कि कंटिन्यूस सिस्टम था। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप H2 लिखते हैं, और क्योंकि अभी H2 जो है ये डिस्क्रीट फंक्शन है तो ये आपको ये भी प्लॉट कर देते हैं। ये आ गया जी आपके पास पोल जीरो मैप फॉर H2। इस पोल जीरो मैप H2 को देखते हैं कि ये क्या क्या बता रहा है आपको। ये बता रहा है कि इसके पास एक 0 है जो कि 0 पे पड़ा हुआ है, साथ इसको कंजुगेट पेयर्स ऑफ जीरोस भी पड़े हुए हैं जो कि -0.667 प्लस 1.25 स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे
-0.67 -1.25 आए ये पड़ा हुआ है। इसी तरह एक पोल भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से आप पीजी मैप को यूज़ करके ट्रांसफर फंक्शंस देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब H3 लिख रहा हूँ, तो H3 को देखते हैं कि क्या नज़र आता है। ये आ गया जी H3 का ट्रांसफर फंक्शन। तो ऐसा करते हैं कि ये तो पीजी मैप का फंक्शन था। पीजी मैप का फंक्शन जो कि आपको बताता है पोल ज़ीरो प्लॉट्स वगैरह करके दिखा देता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ज़ी प्लेन कैसे काम करता है, ये ज़ी मैंने अब इसको रिमूव कर दिया पीजी मैप को। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं ज़ी प्लेन कैसे काम करता है, ज़ी प्लेन के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से कोड लिखता हूँ। ज़ी प्लेन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वर्क करेगा जब आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी कि हम H1 के लिए इसे चेक नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ H2 एंड H3 के लिए चेक करेंगे। तो इसको ट्रांसफर फंक्शन आपने नहीं देना होता है, इसको आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट देने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़ी प्लेन आपका वर्क करे फॉर H2, तो H2 के H2 के जो न्यूमरेटर्स हैं वो num2 हैं और dim2 है। तो ये मैंने दे दिए हैं, साथ में Z ग्रिड भी लगा देता हूँ। तो देखते हैं कि अब ये मुझे क्या डिस्प्ले करता है। मैं सिर्फ यही लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि इसका ग्राफ किस तरह का बनता है। तो ये देखें, बिल्कुल वही ग्राफ आया जो कि पहले आया। तो ये है जी Z। तो इसी तरह num3 और dem3 इसके लिए भी देख लेते हैं हम। इसी को मैं इवैल्यूएट करता हूँ। ये आपके पास पोल ज़ीरो प्लॉट फॉर सिस्टम H3 आ गया। अब जब इस पे लिखेंगे तो ये आपको जो है ना x और y की वैल्यूज भी दे देगा। जी प्लेन में आपको x और y की जो वैल्यूज हैं वो जो यहाँ पे ग्राफ में आ रही हैं वो मिलती हैं, जबकि पीजी मैप में आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक लाइक डैम्पिंग, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड और ओवरशूट्स वगैरह भी आपको मिल रही है। तो इसलिए जो पीजी मैप है वो एक अच्छा फंक्शन है एज कम्पेयर टू जी प्लेन। तो पीजी मैप ही नॉर्मली यूज किया जाता है। दूसरा ये कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके सिस्टम में पोल्स एंड जीरोस कौन कौन से हैं, किस पॉइंट पे पड़े हुए हैं, वो लोकेशंस क्या हैं, तो वो भी आप जान सकते हैं। कैसे आप TF2PZ का एक फंक्शन है मैटलैब में, वो यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जस्ट दीजिएगा न्यूमरेटर, लाइक माय न्यूमरेटर 2 और न्यूमरेटर 3, सॉरी डिनोमिनेटर 2, ये दूसरा फंक्शन है। जो H2 था हमारा उसके कोफिशिएंट्स मैंने दिए हैं और आउटपुट पे आपको रिटर्न करेगा जीरोस, पोल्स और गेन्स। ये सिस्टम की गेन, सिस्टम में जीरोस के कितने हैं, कहाँ-कहाँ पे हैं और गेन भी। तो चलिए देखते हैं कि ये यहाँ पे इसको रन करने के बाद क्या आता है। TF2 सॉरी ये TF2ZP है, सॉरी TF2ZP। तो इसको रन किया। अब मैं यहाँ पे जाके कमांड विंडो में Z लिखता हूँ, तो Z दो पोल्स हैं, सॉरी दो जीरोस हैं। पोल्स देखते हैं, P लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 पोल्स हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं और व्हाट अबाउट गेन, तीसरे नंबर पे K जो है वो गेन है। तो गेन है जी 0.75। तो इस तरीके से आप अपना फंक्शन जो है ना वो देख सकते हैं और साथ ज़ीरो पोल्स की लोकेशंस भी आपको पता चल जाएंगी। ज़ीरो पोल्स की लोकेशंस को देखने का एक तो ये मेथड था जो कि TF2ZP के फंक्शन से मिल जाता है। एक और मेथड है, मैं इसको ज़रा यहाँ से रिमूव करता हूँ। एक और मेथड है जिसमें आपको पता है कि जो ज़ीरोज़ होते हैं वो न्यूमरेटर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं और इसी तरह डिनोमिनेटर के रूट्स को हम पोल्स कहते हैं। तो रूट्स का एक फंक्शन है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे num2 ये मेरे ज़ीरोज़ बन गए और इसी तरीके से सेकंड फंक्शन ही यूज़ कर रहा हूँ मैं बार-बार। तो den2 के जो रूट्स होंगे वो मेरे पोल्स बन गए। ठीक है जी। तो पोल्स को देखते हैं कि ज़ीरोज़ और पोल्स वही बनते हैं कि नहीं बनते। लेकिन ज़ीरोज़ फिर वो 2 आए और पोल्स अब भी वही 3 और वही वैल्यूज़ ही आ गई। तो ये एक और मेथड है ज़ीरोज़ और पोल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। इसके अलावा एक और मेथड भी है ज़ीरोज़ पोल्स की के कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने पोल्स हैं और साथ-साथ ये पता करना कि अ, उनकी लोकेशंस क्या हैं। तो उसके लिए ज़ीरो का एक फंक्शन भी है मैटलैब में, जिसको जस्ट आपने ट्रांसफर फंक्शन देना है और वो आपको ज़ीरो निकाल के दे देगा। ज़ीरो ZERO के नाम से फंक्शन है और इसी तरह
अगर यहाँ पे इसी ट्रांसफर फंक्शन को आप पोल के फंक्शन में डाल दें तो वो आपको पोज भी निकाल के दे देगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने आए हैं, तो ज़ीरोज़ 2 ही आए हैं और ये आर्बिट्रेरी है और इसी तरह जो p है वो 3 आए हैं, राइट? तो क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स और ज़ीरोज़ एक सिस्टम में इक्वल होने चाहिए तो ये एक इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ ज़ीरो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। ओके, और इसके अलावा अगर आप जो तीसरा फंक्शन था हमारा उसे देख लेते हैं कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज़ pgplot। pgplot भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे pgmap है, लेकिन इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज़ होगी, वो हम देख लेते हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे pgplot का फंक्शन यूज़ करता हूँ। pgplot के फंक्शन में अगर आप h2 दे देंगे तो ये आपको h2 का जो बना के दिखा देगा। जैसे इसने अभी आपके सामने जो है ना ये बना के दिखा दिया। अब ये सर्कल ज़रा इक्वल लेंथ में नहीं आ रहा, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ कि एक्सिस इक्वल कर लेता हूँ। एक्सिस इक्वल, इसे रन करते हैं, तो ये एक्सिस इक्वल करके आपको सर्कुलर शेप इसकी नज़र आ गई, जो कि वैसे ही है जैसे हमारी पहले आ रही थी। अब अगर आप इसका फ़ायदा क्या है इस pgplot का? ये तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे pgmap काम कर रहा था। इसका फ़ायदा इस वक़्त है जब आप इसमें कस्टमाइज़ेशन करना चाहें। लाइक मैं h2 को R यानी कि रेड बनाना चाहता हूँ, साथ ही मैं इसके H3 भी देखना चाहता हूँ, दैट इज़ यूज़ फॉर द कंपैरिज़न। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं साथ ज़ेड ग्रिड लगाते हैं, ज़ेड ग्रिड भी लगा लेते हैं और साथ एक लेजेंड भी लगा लेते हैं ताकि पता चले कि कौन-सा H2 है, कौन-सा H3 है। तो मैं पहले लिखता हूँ कि फर्स्ट सिस्टम जो है वो H2 से बिलॉन्ग करता है और सेकंड सिस्टम जो है वो H3 से बिलॉन्ग करता है। तो अगर आप इसे रन करेंगे तो ये दोनों सिस्टम को एक साथ ही प्लॉट करके आपको दिखाएगा। तो ये देखिए दोनों सिस्टम को एक साथ ही प्लॉट करके दिखा रहा है और रेड में जो है वो आपका H2 है। H2 है, जब आप इस पे लेके जाएँगे तो सिस्टम सिस्टम H2 यहाँ पे लिखा हुआ है और पोज़ की लोकेशंस और डैम्पिंग रेशियो वगैरह सारा कुछ वही है जैसे पीसीमैप में था। लेकिन कस्टमाइज़ेशन आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस फंक्शन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पोल ज़ीरो प्लॉट्स मैटलैब में करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।